हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। तो एक भी प्रश्न आप लोग इसकी मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां से डाउनलोड करना है। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो खादर मिट्टी कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मैग्नीज का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन जो विद्युत होता है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पाँच नंबर प्रश्न है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो ये महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, छः नंबर प्रश्न है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है। तो पीट होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा कोयला एंथ्रोसाइड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ। तो ये राजस्थान में लागू हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि समवर्ती सूची में किसे रखा गया है। तो राज्य और केंद्र दोनों को रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल की खेती किस मिट्टी पे किया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी पे किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ। तो मद्रास में स्थापित हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ। तो 2015 में हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। यहाँ पे आपको बताना है
कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अमेरिका में है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अपने देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। और चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो डेयरी से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि मुद्रा एक अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है कि मुद्रा एक अच्छा क्या है, तो मुद्रा एक अच्छा सेवक है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो कृषि का है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1925 में हुई। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो हॉलमार्क से की जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, तो नवंबर 1917 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो कार्बोनारी से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन संघ सरकार का उदाहरण है, तो जो अमेरिका है ये राज्यों का संघ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि चरक का संबंध किस देश से था। यहाँ पे आपको बताना है कि चरक का संबंध किस देश से था, तो अपने देश भारत से था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31
31 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य कितने स्तरीय होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य कितने स्तरीय होता है, तो 3 स्तरीय होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई, तो 1975 में हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो भारत में लोकतंत्र के 3 अंग हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि नरेगा बनाई गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि नरेगा किसके लिए बनाया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किए, तो चंपारण में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। यहाँ पे आपको बताना है कि अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है, तो कहवा यानी कॉफ़ी का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये है पश्चिम बंगाल में, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकसित देश है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विकसित देश है, तो अमेरिका विकसित देश है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। यहाँ पे आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि रूसो कहाँ के दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं,
तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है, तो सोन नदी का हुआ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान का निर्माण कैसी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान की निर्माण कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना जिला है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित है, तो कश्मीर और उत्तराखंड है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे देखिए नेपाल की जो सीमा है ये बिहार से जुड़ी हुई है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कितने जिले हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो बिहार राज्य है इसमें कितने जिले हैं, तो 38 जिले हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो, यह नारा किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर। 57 नंबर प्रश्न है कि भारत में परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की परिवहन सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो रेलवे है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर। 59 नंबर प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम क्या है, तो पाटलिपुत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर। 61 नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का पता किसने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका का पता किसने लगाया, तो कोलंबस ने लगाया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत का पता वास्को डी गामा ने लगाया, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर।
62 नंबर प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि लिच्छवी गणतंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो ये बिहार में अवस्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंप का जन्म जिस स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है कि हैच्यूर विधि का प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि हैच्यूर विधि का प्रतिपादक कौन है, तो लेहमान है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है, तो उत्तर प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है, तो कार्ल मार्क्स ने आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो इंग्लैंड में चला था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक नहरों का, यहाँ पे देखिए आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक नहरों का विकास कब से हुआ, तो औद्योगिक क्रांति से हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूती वस्त्रों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि कॉर्बेट नेशनल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है, तो असम राज्य में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि विवेक एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि हल्दिया कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि हल्दिया कहाँ स्थित है, तो हल्दिया कोलकाता के निकट स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित रहता है, तो घरेलू उद्योगों की आय और विदेशों से प्राप्त आय दोनों सम्मिलित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है, तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक भार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, यानी इनमें से सभी पर हैं। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है, तो श्वेत क्रांति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इस 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि गद्दार पार्टी का स्थापना किसने किया। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम, तो उस क्रोम को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है। इस क्रोम के सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए आस्क क्लास लिखा हुआ आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेस्ट, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा लीजिएगा और यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पीडीएफ पे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा पीडीएफ हम यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसका पीडीएफ हम 2 मिनट के अंदर जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही हम अपडेट कर देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट होता है, न्यूज़ होता है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं क्लिक करके। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।